हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू द चैनल बीट मैथ्स विद जय सिंह। काफ़ी टाइम से मैंने वीडियोस पोस्ट नहीं की थी, पर अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी कि अब रेगुलर वीडियोस पोस्ट होती रहेंगी। कुछ ना कुछ यूज़फुल कंटेंट हमेशा पढ़ता रहेगा। सीबीएसई 10th, आईसीएसई 9th 10th इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ हमेशा पढ़ता रहेगा, तो अपडेट रहें। आज एक छोटी सी प्रॉब्लम, ये छोटी सी नहीं, ये क्लास 9-10 में बड़ी सी प्रॉब्लम लगती है, क्योंकि बच्चे को ये समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि कैसे प्रूव करें कि कोई इस टाइप का नंबर एक इर्रेशनल नंबर है। क्योंकि प्रूव करने का तरीका थोड़ा सा कंट्रडिक्शन से है, इस वजह से थोड़ा सा अजीब लगता है, पर बिल्कुल ईजी है। इस ऐसा क्वेश्चन देख के बिल्कुल परेशान नहीं हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीएसई क्लास 10th में आता है, आईसीएसई क्लास 9th में आता है। तो चलिए प्रूव करते हैं कि √2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। इसको मेथड ऑफ कंट्रडिक्शन से प्रूव करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम ऐसा कुछ सपोज कर लेते हैं जिससे ये सोचने लग जाते हैं कि ये इर्रेशनल नंबर नहीं बल्कि एक रेशनल नंबर है। तो चलिए सबसे पहले लिख देते हैं, लेट √2 बी अ रेशनल नंबर। मान लेते हैं कि √2 इर्रेशनल नंबर नहीं बल्कि एक रेशनल नंबर है। अच्छा, अगर √2 एक रेशनल नंबर है तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज रेशनल नंबर वाली जो प्रॉपर्टीज होंगी सबको ये मैच करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो जैसे ही मैंने ये लिखा कि लेट √2 बी अ रेशनल नंबर, तो तुरंत इस बात को मैं लिख सकता हूं क्या, देन √2 इज इक्वल टू p/q। ऐसा लिख सकता हूं, एकदम लिख सकता हूं। और इसके साथ एक दो कंडीशंस आ जाती हैं, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, एंड एक बात और ज़रूरी बात, p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर्स। ये बहुत ज़रूरी बात है, इसी को यूज़ करके हम इसको प्रूव करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है इसमें, क्या कि अगर √2 को हमने रेशनल नंबर मान लिया है तो √2 इज इक्वल टू p/q होगा। भाई रेशनल नंबर का फॉर्म यही होता है, q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। रेशनल नंबर की नेसेसिटी होती है कि अगर ऐसा हो गया तो ये रेशनल नंबर रहेगा ही नहीं, क्योंकि अपॉन 0 होगा तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो √2 को रेशनल नंबर माना तो ऑब्वियसली p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये लाइन जो लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए, इसको समझना। p/q हैव नो कॉमन फैक्टर्स, ऐसा इसलिए लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई हमारे पास रेशनल नंबर है 3/15 तो हमें ये अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, अरे इसमें कुछ तो अजीब है। तो हम क्या करते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, इसको काट देते हैं, है ना, काट देते हैं, या बोले कि इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल देते हैं। अब ये ठीक लग रहा है, क्योंकि ये अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है। कौन से फॉर्म में लिखा है? सिंपलेस्ट फॉर्म में। छोटे क्लास में आपने ऐसा किया भी होगा, आपको रेशनल नंबर दे देता होगा, बोलता होगा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, तो आप इसी तरीके से लिखते होंगे। तो इस तरीके से ना लिख के इस तरीके से लिखते हैं। अब यहाँ जो सिचुएशन है, आप ये ध्यान से समझना, इस सिचुएशन में p और q जो है, मतलब 1 और 5, उसके कोई कोफैक्टर्स नहीं है, कॉमन फैक्टर्स नहीं है। 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। ये कंडीशन होता है, अगर रेशनल नंबर है तो ऐसा तो होगा ही होगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि √2 अगर रेशनल नंबर है तो इसका ये फॉर्म होगा, ये q नॉट इक्वल टू 0 होगा, और p और q के कोई भी कॉमन फैक्टर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब इसमें कुछ कुछ ऑपरेशंस करते हैं। हमारा बेसिक मोटिव रेशनल नंबर मानने का ये है कि अगर √2 इर्रेशनल नहीं, दो टाइप के नंबर है हमारे पास अभी तक, एक रेशनल दूसरा इर्रेशनल, या तो इसको रेशनल होना पड़ेगा जैसा हमने मान लिया है, या फिर अगर ये रेशनल नहीं निकला तो इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर इर्रेशनल नंबर ये होना है तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। देर तक जाके कुछ ना कुछ ये ऐसा गड़बड़ कर देगा कि हमें पता लग जाएगा ये रेशनल तो नहीं है और हमारा सपोजिशन रॉन्ग है। फिर भाई एक ही टाइप की वैरायटी बचती है, वो इर्रेशनल, तो हम लिख देंगे कि √2 एक इर्रेशनल नंबर। अभी फिलहाल हमने माना कि √2 एक रेशनल नंबर है, तो √2 को p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो q नॉट इक्वल टू 0 होगा ही होगा, और p और q के कोई कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। चलिए अब एक छोटा सा ऑपरेशन इसमें करना होता है, क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स।
दोनों साइड्स हम इस नंबर को स्क्वायर कर दें तो ऐसा लिख सकते हैं √2 स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू स्क्वायर। चलिए भाई, तो √2 का स्क्वायर करेंगे, √2 इंटू √2 वो 2 के बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर, और 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ऐसा लिख सकता हूँ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, या फिर ये भी लिख सकता हूँ क्या, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर। 2 इंटू क्यू स्क्वायर ही तो 2q स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ध्यान से एक बात समझिएगा, ये p की कोई वैल्यू होगी कभी, इस कोई एक पर्टिकुलर नंबर होगा, ये मान लेते हैं कि ये नंबर 10 है, ऐसा सपोज कर लेते हैं ये नंबर 10 है, इज इक्वल टू हम लिखते हैं 2 इंटू 5, प्राइम फैक्टराइज जब करते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10, या फिर बोल सकते हैं 5 इज अ फैक्टर ऑफ 10। तो उसी तरीके से क्या हम ये बोल सकते हैं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। भाई पी स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू समथिंग आ रहा है, जैसे 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आ रहा था, 2 इंटू 5, तो हमने बोल दिया 2 इसका फैक्टर है, 5 इसका फैक्टर है। उसी तरीके से अगर पी स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आ रहा है, क्यू स्क्वायर आ रहा है, तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। सही बात है, तो हमारे काम का जो है वो हमने ले लिया है, क्या ले लिया है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। अब ध्यान से समझिएगा भाई, 2 अगर एक नंबर है और वो किसी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर है, जैसे 16 का फैक्टर है, 2 16 का फैक्टर है, बिल्कुल है, 16 4 का स्क्वायर है, तो पक्का 2 4 का भी स्क्वायर होगा। 2 अगर मान लेते हैं 8 का स्क्वायर, 64 किसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, इसका फैक्टर है, हाँ है, तो पक्का जिसका स्क्वायर का फैक्टर है उस नंबर का भी फैक्टर होगा। अगर 3 एक नंबर है, वो मान लेते हैं कि 9 के स्क्वायर 81 का फैक्टर है, 381 का फैक्टर होता है ना भाई, तो पक्का 3 9 का भी फैक्टर होगा। इसी तरह अगर 2 पी स्क्वायर का फैक्टर है, इट इम्प्लाइज क्या, 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑल्सो, 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑल्सो। अगर इसके स्क्वायर का फैक्टर है तो इसका तो फैक्टर होगा ही, अगर 9 के स्क्वायर का फैक्टर है तो 9 का भी तो फैक्टर होता है। 2 अगर 8 के स्क्वायर का फैक्टर है तो उसका भी तो फैक्टर होता है। 2 अगर 4 स्क्वायर का फैक्टर है तो 4 का भी तो फैक्टर होता है। उसी तरह 2 अगर p स्क्वायर का फैक्टर है तो पक्का 2p का भी फैक्टर होगा ही होगा। सही बात है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ध्यान से समझिएगा भाई एक बात जो इसमें ऑलरेडी आ चुकी है, फिर से उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ। जो नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर होता है वो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में दिखता है। जैसे अभी छोटे से एग्जांपल के लिए लिया था, 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 लिखते हैं। अगर 2 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन में दिख रहा है तो 2 फैक्टर है 10 का। अगर 5 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन में दिख रहा है तो ये फैक्टर है। इसका मतलब 10 के फैक्टर्स यहाँ क्या क्या है, 2 है, 5 है। सही बात है बिल्कुल। अगर 2p का फैक्टर है तो p के प्राइम फैक्टराइजेशन में दिखेगा। देयरफॉर अगर 2p का फैक्टर है तो p को जब प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू समथिंग टाइप का तो होगा ना, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन होगा तो अकेला तो होगा नहीं, एक आध दो फैक्टर्स उसके होंगे। तो 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 जैसे लिख रहे हैं वैसे ही p इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग टाइप का लिखेंगे। चलो मान लेते हैं समथिंग m है, तो इसका मतलब p को हम 2m बोल सकते हैं। ठीक है भाई, p को क्या बोल दिया, 2m। नाउ ध्यान से समझिएगा भाई, पुट p इज इक्वल टू 2m इन, इसको भाई बोल दो आप इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 यहां पे। तो p स्क्वायर, p का मतलब अब क्या है 2m, तो p अब नहीं लिखा, p की जगह 2m लिख दिया। 2m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया भाई 2q स्क्वायर, तो 4m स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, या फिर 4m स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू q स्क्वायर। तो ये लो भाई कट गया, q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला हमें 2m स्क्वायर। ले भाई ऐसी ही सिचुएशन फिर बन गई। अब
क्यू स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2m स्क्वायर दिख रहा है, 2 दिख रहा है, m स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब क्या? सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्या? 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। जैसे यहां पे लिखा था 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, क्यों? क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में दिख रहा है। तो क्या मतलब हुआ इसका? 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्या? 2 इज अ फैक्टर ऑफ Q ऑल्सो। इसका मतलब 2 Q का भी फैक्टर है। अब भैया देखो एक दिक्कत हो गई, क्या? 2 फैक्टर है P का भी, 2 फैक्टर है Q का भी। और ये जब बात हमने चालू की थी तो यहाँ पे आया था P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर्स। अरे ये तो सारा उलट गया, मामला ही पूरा उल्टा सीधा हो गया ना भाई। अगर ये रेशनल नंबर है तो P और Q को इस तरीके से सेट होना चाहिए कि इसके कोई भी कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट ना करें। लेकिन हमने जैसे ही ये ऑपरेशन किया, ये ऑपरेशन करते ही ये नतीजे गलत देने लगा। क्या नतीजा दिया इसने? 2 इज अ फैक्टर ऑफ P ऑल्सो, 2 इज अ फैक्टर ऑफ Q ऑल्सो। देयरफॉर P एंड Q हैव अ कोफैक्टर 2 which is इम्पॉसिबल। भाई ये हो ही नहीं सकता। ये कैसे हो जाएगा? अगर ये रेशनल नंबर है तो P बाई Q तो खुद ही सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं ना, ये रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका कोई कोफैक्टर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें यहाँ दिख रहा है कि P और Q का लो भैया कोफैक्टर आ गया 2, ये पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या लिखें? ये क्यों पॉसिबल नहीं हो पाया? ये क्यों हम बोल रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है? क्योंकि भाई जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसमें कोई भी कोफैक्टर एग्जिस्ट नहीं करते। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि हमने ये कर दिया था। क्या कर दिया था? इसको मान लिया था कि ये रेशनल नंबर है। तो हम क्या बोलेंगे? द अबव फैक्ट अराइज्ड ड्यू टू क्या भाई? ड्यू टू आर रॉन्ग सपोजिशन, ड्यू टू आर रॉन्ग सपोजिशन। ये जो ऊपर जो फैक्ट आया ना भाई, ये इस वजह से आया क्योंकि हमने मान ही गलत लिया था कि ये रेशनल नंबर है ना भाई। तो क्या बोलूं? द अबव फैक्ट अराइज ड्यू टू द रॉन्ग सपोजिशन, ड्यू टू आर रॉन्ग सपोजिशन दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। भैया यही गलती हो गई कि मान लिया हमने गलती से कि ये रेशनल नंबर है। देयरफॉर √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। इसका मतलब √2 रेशनल नंबर नहीं है। अगर ये रेशनल नंबर होता तो ऐसा कभी ना आता। अब ये रेशनल नंबर वाली प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई ही नहीं कर पा रहा है, तो रेशनल होगा तब तो रेशनल की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। हेंस अब भाई रेशनल रह नहीं गया, वैरायटी नंबर की कितनी बची? दूसरी वाली। हेंस √2 इज एन irrational number, √2 is an irrational number। ठीक है भाई, इस तरीके से इसको प्रूव करते हैं, है ना। तो इसके एक एक स्टेप्स आप देख लें, अच्छे से तैयार कर लें। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CBSE 10th के लिए स्पेशली, और ICSE के 9th में है ये क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आता ही आता है। तो इसको देख लें, समझ लें अच्छे से। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।